क्वेश्चन है, फिगर बिलो shows a man standing stationary with respect to horizontal conveyor belt। यहाँ पर ये ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक, तो हम इसको यहाँ बना दे रहे हैं ऐसे। ऐसे यहाँ खड़ा हुआ है। फिर क्वेश्चन ये है कि एक्सीलरेटिंग विद एक्सीलरेशन, ये जो बेल्ट है ये एक्सीलरेट हो रही कितने से? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मैन? एक क्वेश्चन ये अलग है, उस पर कुल कितना फोर्स काम करेगा। तो बताओ कि ये कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, ये कोई बॉडी है, इधर को एक्सीलरेट कर रही है और इस पर कोई ये रखी गई है, मास m है, तो इधर की ओर एक्सीलरेट करेगी ये, बोलो। और ये फोर्स निकालना हो तो फोर्स क्या हो जाएगा बताओ? मास इस बॉडी का और एक्सीलरेशन नीचे वाली बॉडी का। इसीलिए ट्रक वगैरह हम लोग खड़े हैं तो क्या पकड़े रहते हैं, सामान रखा जाता है तो उसको बांध दिया जाता है, नहीं ट्रक जाएगा आगे और सामान जाएगा पीछे। तो कहने के सेंस हो गया कि ये जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, अब इस पर एक्सीलरेशन किधर को लगेगा बताओ? पीछे की ओर लगेगा। बोलो, तो फोर्स कितना लगेगा? मास इंटू एक्सी, और मास मैन का कितना दिया है? एक्सीलरेशन कितना है? तो 65 न्यूटन। ये हो गया फोर्स। पॉइंट क्लियर हो गया? ये फोर्स हो गया, इसमें कहीं कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि बॉडी जो एक्सीलरेट आगे की ओर हो रही है, उतना ही एक्सीलरेशन जो कोई बॉडी रखी गई है उस पर पीछे की ओर लगेगा। तो फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। यही अकेला एक इकलौता फोर्स काम कर रहा था। अब इसमें क्वेश्चन सेकंड आते हैं, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द मास? हो गया, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द मैन शूज एंड बेल्ट इज 0.2। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, अब फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन काम कर, अब ये कॉन्सेप्ट आपको एक जगह और मिलेगा। 0.2 अप टू व्हाट एक्सीलरेशन ऑफ द बेल्ट कैन द मैन कंटिन्यू टू स्टे रिलेटिव टू द बेल्ट? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने एक्सीलरेशन से चले ये बेल्ट चले कि जो आदमी खड़ा हुआ है वो खड़ा ही रहे, उसी बेल्ट के साथ ही मूव करे, ऐसा ना हो बेल्ट आगे जाए वो पीछे जाए। तो अब ये बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम पे हम आ जाते हैं, ठीक। इधर को लगेगा मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इसको हम ए नॉट नाम देते रहे। इस ए की कोई मतलब अब नहीं है, ये अलग क्वेश्चन था, ये अलग क्वेश्चन है। इधर को जा रहा है, ये ए नॉट से हमने मान लिया, तो एम ए नॉट इधर लगेगा। एम जी कहाँ लगेगा? रिएक्शन कहाँ लगेगा? एक फोर्स और लगेगा, कौन सा? फ्रिक्शनल फोर्स। किधर लगेगा? किधर लगेगा? ये फोर्स लग रहा है एम ए आगे की ओर, तो म्यू आर कहाँ लगेगा? पीछे की ओर, वही उसको रोकेगा। बोलो, तो ये आपका हो गया म्यू ठीक। अब कोई उठना, संभाल के उठना, नहीं गिरा दो पूरा। 4 लाख का कैमरा है, बर्बाद करके रख दो। इधर देखो, इधर ध्यान दो। मतलब बैठा करो, 2-3 घंटे का थोड़ा सा आदत डाल लो। ये बीच में जो आधे घंटे में उठ के चल देते हो, ये खराब आदतें हैं। थोड़ा सा कैपेसिटी आप बढ़ाइए अपनी बॉडी की। ऑपरेशन कर रहे हो, वहाँ का रुक जाओ, 1 मिनट में आ रहे हैं अभी हम, तब तो निपट जाएगा उतने में आदमी। इसलिए तुम लोग कमांडो ड्यूटी लगती है,
48 घंटे की शायद होती है, 24 की है 48 समथिंग। वही गिर पड़ते हैं लोग, इसी लगाया जाता है बॉडी आपकी यूज टू हो जाए। पता चला कहीं मान लो ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है, अब आप जून का महीना है, आपकी ड्यूटी लगी हुई है, अब आप पता चला कि हाँ खुद ही बीमार हो गए, तो बॉडी को सेट करिए। इधर देखिए ध्यान से, फिर से देखो, फिर से दोबारा कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। ये बॉडी इधर को एक्सीलरेट कर रही है, इस पर कोई बॉडी रखी गई है तो किधर की एक्सीलरेट करेगी, पीछे की ओर। उस पर फोर्स क्या लगेगा, ma लगेगा। ठीक, जैसे अब इतने लोग बैठे हुए हो और ये मूव कर रहा हो तो एक्सेशन सबका सेम होगा, फोर्स सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सबके मास क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया था कि ये इधर पे एक्सीलरेट हो रहा है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, ma लगेगा, यही नेट फोर्स अकेला हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम आते हैं यहाँ पर, इसमें क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि ये बेल्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने एक्सीलरेशन चले कि ये रुका रहे, इसी रुका रहे, ये ऐसा ना हो कि ये आगे जाए पीछे जाए, यहीं रुका रहे आदमी। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम पे आते हैं। दो फोर्सेस में कोई डाउट नहीं है, mg कहाँ काम करेगा, r कहाँ काम करेगा, और ma नॉट ये कहाँ काम करेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये बॉडी इधर को जा रही तो इधर को जाएगा। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस बॉडी को क्या करेगा, रोकेगा। फोर्स के हमेशा कैसे लगता है, अपोजिट लगता है। ये बॉडी इधर को जाना चाहेगी, ये ले जाना चाहिए, ये रोकेगा इसको, तो ये रुका रहे। इसलिए जरूरी क्या है, जरूरी है कि ma नॉट इज इक्वल टू, और ये म्यू और r है किसके बराबर, mg के। तो m से m क्या हुआ, तो a नॉट की वैल्यू क्या हुई, म्यू की वैल्यू, g की वैल्यू, आंसर क्या आया, उतार डालिए। लेकिन टेस्ट जरूर दिया करो, और दूसरा जो टेस्ट सीरीज वाला उसको ज़रूर ज्वाइन करो। वो पेपर जो है फ्रेमिंग क्वेश्चंस हैं, उसमें से मान के चलो कि बहुत क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, क्योंकि उसको हम बैठ खुद बनाते हैं। एक एक क्वेश्चन में टाइम लगता है। कोशिश ये रहती है कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में मिले। अब यहाँ पैसा नहीं देना पड़ रहा है तो उसको हल्के में ले रहे हो। अभी जाकर 15,000 10,000 टेस्ट सीरीज वाले मांगे, वहाँ जाकर दिया होगे और पल्ले एक नहीं पड़ना है, तैयारी कुछ नहीं है, लेकिन दोगे जाके वहाँ पर। अब यहाँ हम कम से कम इतना रखें टेस्ट सीरीज में कि आपका 90% सिलेबस पढ़ा हुआ है, केवल 10% सिलेबस रखते हैं जो नहीं पढ़ा हुआ है, तो वो आपको बेनिफिट करे। अब ये नहीं कि आप वहाँ जा रहे हो एक भी पढ़ा हुआ नहीं है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, नंबर कितने आ रहे हैं, 100 में 0 आ रहे हैं, खुश होकर चले आ रहे हैं गुब्बारा जैसे, कोई मतलब नहीं है। अरे भाई आप पहलवानी ताकत, आपके अंदर ताकत हो तब तो कुश्ती लड़ो, तो ताकत ही नहीं काहे कुश्ती लड़ने जा रहे हो, 2 लपड़ पाओगे चले आओगे, वही करते हो तुम लोग। यहाँ पे है सिस्टमेटिक ढंग से वो नहीं कर पा रहे हो। पूरा टाइम टेबल हमने दे दिया, सब बना दिया है। चलिए अगला देखिए। ये क्वेश्चन पहले कई बार आ चुका है, इधर 2-3 सालों से तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले बहुत आता था ये कि एज्यूम द लेंथ ऑफ द चेन L एंड कोसेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू, कंप्यूट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन व्हिच कैन बी हेल्ड आउटसाइड द टेबल विदाउट स्लाइडिंग। ठीक, अब देखिए इसको, और ये कोई चेन या स्ट्रिंग है, कुछ भी है, ऐसे लटकी हुई है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन है मैक्सिमम लेंथ कितना लटकाएं कि गिरे ना, उससे थोड़ा ज़्यादा कर दोगे तो क्या करेगी, गिर जाएगी। क्लियर हो गया। जैसे ये लटकाए हुए, लटकने की वजह से गिरेगी। तो अब गिराने वाला कौन है और रोकने वाला कौन है। गिराने वाला ये लड़की जो है, इसका वेट है, इतने का मास हम m1 ले रहे हैं, तो m1g कहाँ काम करेगा बताओ, डाउनवर्ड्स काम करेगा। इतने का मास हम m2 ले रहे हैं, तो बताइए m2g कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड्स करेगा। रिएक्शन कहाँ होगा, अपवर्ड होगा। इतने फोर्सेस में कोई डाउट नहीं है। अब ये ले लेते हैं कितनी लेंथ जो लटकी है, ये y है,
और पूरी लेंथ दी गई है L, तो बताओ ये बची कितनी? L माइनस, पूरा L दिया है, Y निकल गया, तो कितना बचा? L माइनस Y बचा। अब ये रोके कौन, इसको बताओ? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की बात कर रहा है, इसलिए हम फ्रिक्शन लेंगे। किधर लगेगा वो? फोर्सेज में किसी कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इधर को जाना चाहेगी तो मिवार इधर को लगेगा। अब बताओ ये गिरे ना तो क्या होना चाहिए? ये गिरे ना तो होना ये चाहिए कि म्यू आर ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होना चाहिए? और ये आर है किसके इक्वल? तो म्यू m2g। अब मामला कहाँ फंस गया बताओ? हम जो खुद मानते हैं चीज़ों को, उनको हमें हटाना होता है। हमने खुद क्या माना है? m1, और इनको हटाना है। अब ये कैसे हटेंगे? तो इनका हटने के चौथे क्लास पे आ जाओ। चौथे क्लास में क्या पढ़ते थे? L लेंथ का मास हमने ले लिया, क्या है? पूरी लेंथ का मास हमने ले लिया, m ले लिया मास। तो बताओ यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा? m/L हो जाएगा। तो बताओ y लेंथ का क्या हो जाएगा? m/L इंटू वाई हो जाएगा। तो बताओ L माइनस वाई लेंथ का क्या हो जाएगा? m/L इंटू L माइनस। अब बताइए ये आपका क्या हुआ? m1। ये आपका क्या हुआ? ये निकालना आ गया। परसों भी एक क्वेश्चन हम न्यूटन लॉ में कराए थे, रॉड वाला, उसी तरह ये भी हो गया आपका। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे? इनकी वैल्यू उठा के उसमें पुट कर दो। तो बताओ म्यू m2 m/L L माइनस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू m/L इंटू वाई, और G से G क्या हुआ? अब बताओ m/L क्या हुआ? ओपन करो। ठीक, इसको इस साइड ले आओ। ठीक, y बाहर निकाल लो। घुमा लो इसका मुंह। इनइक्वलिटी भी, तो y लेस आर इक्वल टू क्या आया? मिनिमम की मैक्सिमम? मैक्सिमम। ये लेस हो तो मैक्सिमम लिखा जाएगा, और म्यू L अपान म्यू प्लस। इससे ज़्यादा लेंथ जब हो जाएगी तो क्या करेगी? वो गिर जाएगी। इससे कम में नहीं गिरेगी। अब तुम लोग क्वेश्चन करने के चक्कर न पड़ना, तुम लोग ये फार्मूला रट डालना। ओके, इसको फार्मूले तरफ याद कर लेना। उतारो तो फिर हम आगे बताएं। इसमें 2-3 तरह क्वेश्चन आते हैं। पहले ये बनाया है, फिर इसको किया, इधर से ऐसे ऐसे आए हैं, नहीं तो उल्टे उतार लो। कुछ लोगों की स्टेशन यहाँ नहीं रहता है ना, तो देखिए, मान लो किसी को कोई चीज़ टफ लग रही हो कहीं कहीं, तो अपने हिसाब से टॉपिक जो है डिसाइड कर लिया करो। हर चीज़ें टफ नहीं होती हैं। जहाँ तुम्हें इजी लगे उन चीज़ों को छांट लो, अपना उन पर ज़्यादा कंसंट्रेट हो। जहाँ टफ लगे वो थोड़ा इग्नोर करके चलो। अब पता चला कि ज़्यादा चक्कर में कुछ भी ना हो पावे, कोई मतलब नहीं है। जहाँ जहाँ टॉपिक्स आपको ईजी लग रहे हैं उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, उनको ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो इसी से आपका नंबर काफ़ी स्कोर हो जाएगा। अब आपके माइंड में हो नहीं हम पूरा पहाड़ पलट देंगे तब हम करेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है। ये टॉपिक छांटिए। अब फ्रिक्शन में जो आपका ये जहाँ जहाँ सिंपल चीज़ें उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। कोई ज़रूरी थोड़े सब चीज़ आती है। ये तो हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन बेसिक चीज़ें आ रही सारी। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग
या स्प्रिंग जो भी दिया जा रहा हो, वाई मैक्सिमम, ये तो सीधे आपका आ गया। सेकेंड इसमें पूछते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो लटकाया जाए तो क्या हमने कहा 10 रुपये 100 रुपये कौन सा पार्ट है, क्या करते थे 10 ऊपर 100। अब वाई एल का कौन सा पार्ट है, तो वाई क्या करोगे ऊपर और एल क्या करोगे। तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो ये वाई अपान एल, तो बताओ क्या आ जाएगा। और थर्ड आता है परसेंटेज, तो वाई अपान एल इंटू इतने क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो ये तुम लोग याद कर लेना, इससे काम चल जाएगा। सेकेंड में लिखा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ स्ट्रिंग व्हिच सस्पेंडेड फ्रॉम टेबल, ओके, तो वाई अपान एल। और थर्ड है परसेंटेज पार्ट ऑफ स्ट्रिंग व्हिच सस्पेंडेड फ्रॉम द टेबल, तो 100 से क्या कर देंगे मल्टी, 10 रुपया 100 रुपया कौन सा पार्ट है, 10 ऊपर 100 नीचे, 10 रुपया 100 रुपया कौन सा परसेंट है, तो मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे नंबर निकालते हो कि 600 में 500 नंबर आए हैं, तो 500 ऊपर 600 नीचे और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, देखिए सिलेक्शन फिजिक्स में जो एवरेज जिसका 110 से लेकर मतलब ये भी सिलेक्शन लायक है और ये तो है ही है। अब इनको जो मिलेगा अच्छा कॉलेज टॉप कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन इनको भी कोई ना कोई कॉलेज तो मिलेगा, कहीं मिल जाएगा। तो हमारा ये मकसद है, तो हम जो पढ़ाएंगे या कोई टीचर पढ़ाएगा वो तो इनको लेकर चलेगा। आप अपने हिसाब से नहीं इस पर स्कोर कर पा रहे हो तो यहाँ के बीच में तो कहीं फ्लक्चुएट कर सकते हो। आप ना 180 पे जाइए, 180 से बिलो पे जाइए कि ये आपका बॉर्डर लाइन है, आप इसमें तो आ सकते हो। तो वैसे वैसे टॉपिक आप आइडेंटिफाई कर लीजिए अपना कि भाई ठीक है हम नहीं इतना जा पा रहे हैं, चलो हम 150 का टारगेट लेकर चलते हैं, तो इसके ऊपर तो रहेंगे। तो अपने हिसाब से कर लीजिए इस तरह से। हर ब्रेन का अलग अलग लेवल है, एक साइड नहीं चल पाता है। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन आपका कर लोगे ना, बोलो फार्मूले पर रख के, परसेंटेज वाला है, हो जाएगा। चलिए ये भी वाला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, एक फ्रैक्शन हो गया, परसेंटेज का करा नहीं हो जाएगा ना, डाटा रखना है आपको। तो 15 पे आते हैं हम लोग। चलिए इधर देखिए, क्वेश्चन है ब्लॉक ऑफ मास m इज इन कॉन्टेक्ट विद द कार्ड C एज शोन इन फिगर। ये कोई चीज़ है और ये ब्लॉक है। ये द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ड इज म्यू। द एक्सीलरेशन अल्फा ऑफ द कार्ड दैट विल प्रिवेंट द ब्लॉक फ्रॉम द फॉलिंग सैटिस्फाइड। देखा होगा कि बस वगैरह बैठे हो या कार में बैठे हो तो जो आगे का ग्लास होता है उस पर बहुत सारे कीट पतंगे पार्टिकल्स आके रुके रहते हैं, और जैसे ही तुम गाड़ी खड़ी करते हो वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, अभी हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया ही है। क्या कॉन्सेप्ट है कि ये इधर को एक्सीलरेट हो रहा है, तो कोई चीज़ रखा है तो इधर एक्सीलरेट होगा। अब इधर देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता रहता है। ये मास m है, ठीक, ये इधर को एक्सीलरेट हो रहा है अल्फा से, ये बॉडी। तो बताओ ये इस पर फोर्स किधर लगेगा, अल्फा लगेगा। फोर्स कितना लगेगा, F = ma लगेगा नहीं लगेगा। ये इधर जाना चाह रहा है तो फोर्स इसको इधर लगेगा, वही रोके रहता है इसको। mg कहाँ लगेगा, रिएक्शन हमेशा आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कोई चीज़ ऐसे रखी है ये लगेगा, ऐसे रखी है ये लगेगा, ठीक। कौन रोकेगा इसको,
अब बताइए, गिरने न पाओ तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि म्यू आर ग्रेटर आर इक्वल टू, और आर है किसके बराबर? एम से एम क्या हुआ? बताओ मिनिमम की मैक्सिमम। क्वेश्चन है, कार इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद वेलोसिटी, ये वी नॉट से मूव कर रही है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इज म्यू, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन व्हिच द कार कैन बी स्टॉप्ड। ये क्वेश्चन इस तरह बहुत आता है। स्टॉप मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई? डिस्टेंस आपको क्या करना है? फॉर्मूला बताओ, कौन सा फॉर्मूला? इक्वेशन ऑफ का कौन सा? थर्ड यार, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू जी। सेकेंड इसलिए नहीं लगाएंगे, टाइम का कहीं कोई जिक्र नहीं है, तो जिसका कोई जिक्र नहीं उस रास्ते क्यों जाना चाहते हो? कह रहा है इमली के पेड़, तो इमली पेड़ देख लिया करो ना किधर है। अब जाओगे नीम के पेड़ तो कड़वा लगेगा। तो u की वैल्यू यहाँ क्या करोगे? और माइनस रहेगा, s की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? तो स्टॉपिंग डिस्टेंस पे क्वेश्चन इस पर काफ़ी पूछे गए हैं। स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग डिस्टेंस यहाँ भी आता है और वहाँ भी हमने आपको बताया था। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए 18। क्वेश्चन ये है, ये ब्लॉक है, आगे दिया गया है बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि ब्लॉक बी पुश्ड मोमेंटरी अलोंग द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी बी, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन बी एंड मतलब ग्राउंड। तो कह रहे हैं कि कितने टाइम में ये रेस्ट में आ जाएगा, स्टॉपिंग टाइम पूछ रहे हैं। तो बताओ कि रेस्ट में आ जाएगा, इसका मतलब कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगी? अब बताओ कौन सा लगाओगे? फर्स्ट बी इज इक्वल टू तो दोनों क्वेश्चन आपका आ गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस का भी और स्टॉपिंग टाइम का भी। कंसीडर कार मूविंग अलोंग द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद स्पीड, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बताएं कि ना बताएं? अभी बता ही दिए हैं, बोलो कर लोगे? 72 को 5/18 से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। ब्लॉक ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, हॉरिजॉन्टल फोर्स 100 न्यूटन एक्टिंग ऑन इट, देन एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। चलो पहले डाटा लिखो। मास कितना दिया है? 10 kg और म्यू की वैल्यू 0.5, फोर्स कितना है? 100 न्यूटन, देन एक्सीलरेशन। ये भी पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन बताए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, फोर्स दिया अप्लाइड फोर्स। यार एकदम भूल ही जाते हो एकदम से, हद हो गया। अभी कल ही बताया था, याद आया भी है कि नहीं आया? ये अप्लाइड फोर्स हो गया, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, नेट फोर्स हो जाएगा F माइनस स्मॉल f, एक्सीलरेशन आपका हो जाएगा F माइनस F अपान, कर लोगे? चलिए 21 देखिए फिर। अब 21 देखिए, फायरमैन ऑफ मास 60 kg स्लाइड डाउन अ पोल। अच्छा नीचे को आ रहा है, चलिए नीचे को आ रहा है। ही इज प्रेसिंग द पोल विद फोर्स ऑफ 600 न्यूटन। जैसे पोल पकड़े हैं उसको प्रेस कर रहा है 600 न्यूटन से। तो ये हो गया फोर्स आपका 600 का। अब फ्री बॉडी डायग्राम, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द हैंड्स एंड द पोल 0.5। चलो म्यू आपको दिया गया है 0.5, विद व्हाट एक्सीलरेशन ऑफ द फार्मर स्लाइड डाउन।
किस एक्सेस से नीचे आएगा। अब ये बताओ, फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, mg कहाँ काम करेगा और इधर को क्या काम करेगा, रिएक्शन किधर काम करेगा। यही तो हुआ। फोर्स में कोई डाउट है किसी को? अब ये बताओ, यदि ये इक्विलिब्रियम में होता तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, लेकिन ये एक्सीलरेट कर रहा है, और एक्सीलरेट कर रहा है तो क्या लगाते हैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सी। अब बड़ा कौन है इसमें बताओ, mg, डाउनवर्ड्स मूव कर रहा है ना, तो ये बड़ा हुआ। और छोटा कौन हुआ, ये किसके बराबर होगा, ma के। मतलब यहाँ लगाएंगे F इज इक्वल टू ma, तो mg माइनस म्यू आर इज इक्वल टू, m नहीं कटा, और एक स्टेप, mg म्यू, रुको mg माइनस म्यू, आर किसके इक्वल है, आर किसके इक्वल है, इसके 600 के। कल एक कॉन्सेप्ट इस तरह मिल चुका है, जितना एक्शन उतना, तो आर की जगह हम क्या रखेंगे, बोलो, इज इक्वल टू ma। ये समझ में स्टेप आया कि नहीं आया, आर वाला स्टेप क्लियर हुआ, जितना एक्शन उतना ही रिएक्शन। कल इस पर हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बताइए m कितना दिया है, कितना है 60, तो 60 इंटू 10 माइनस 0.5, 600 इंटू, अब 1 0 1 0 1 0 कैंसिल, तो 60 और ये माइनस 30, बोलो, इज इक्वल टू, तो ए की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड। बोलिए, कोई डाउट किसी को, उधारो, जहाँ डाउट हो पूछ लिया करो, शर्माया ना करो, शर्माते रहोगे। पूछोगे तब तो जानेंगे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये तुम लोग टेस्ट में नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, बड़ी खुशी है। टेस्ट सीरीज में अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हो, टेस्ट में भी, मतलब अब की भी उम्मीद है कि 8-10 लोग बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। अब देखिए 22 हो गया ना, ये 22 देखिए, क्वेश्चन है, मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 kg लाइंग ऑन आइस व्हेन गिवन वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ये जो है वेलोसिटी कितनी दी गई है, स्टॉप बाय द फ्रिक्शन इन 10 सेकेंड। हमें लग रहा समझ में आ गया होगा, रुक जाता तो वेलोसिटी क्या हो गई, और टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कर लोगे, क्या लगाओगे, बोलो, तो 0, .06 आ जाएगा ये आपका। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ द मूविंग कार सो दैट बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज, यहाँ पर है 0.15 कर लेना इसको। समझ में आया कि नहीं, फिर से समझो। Calculate the maximum acceleration of the moving car so that body lying on the floor of the car remain stationary। अभी भी नहीं समझे, अबे पहले क्वेश्चन कराया तो वही वाला है, जो बेल्ट वाला क्वेश्चन कराया था वही तो है भाई। ये कार है और इस पर ये कह रहे हैं ब्लॉक स्टेशनरी रहे। अब बताओ, कार एक्सीलरेट हो रही है इधर को, तो इधर को क्या लगेगा, ये ए लगेगा, तो मास इंटू एक्सीलरेशन हुआ, तो म्यू आर कहाँ लगेगा, आर कहाँ होगा,
mg कहाँ होगा, यही क्वेश्चन कराया था। तो बताओ कि ma इज इक्वल टू म्यू mg कर दो सीधे, m से m क्या हुआ, इसमें एक करेक्ट कर लेना, डी वाला शायद है। बॉडी मास m केप्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल स्टैटिक, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बट इट डज नॉट मूव, द रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट गिवन बाई F, वेयर F इज। अब इसको देखो, ये बॉडी है, मास m केप्ट ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, इस पर कोई फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है, बट इट डज नॉट मूव, लेकिन ये मूव नहीं कर रही, रुकी हुई है। तो मूव नहीं कर रही है, फोर्स लगाया जा रहा है तो फ्रिक्शन काम करेगा। अब ये फोर्स न लगाया जाता और रुकी होती तो फ्रिक्शन वहाँ काम नहीं करता। बॉडी रेस्ट में हो, रेस्ट में दो तरीके हो गया, एक रेस्ट हो गया कि जो है जिसमें हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ऐसे बॉडी रखी हुई है, वहाँ फ्रिक्शन नहीं काम करेगा। और एक रेस्ट हो गया कि बॉडी को हम पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं लेकिन मूव नहीं कर रही है, वहाँ फ्रिक्शन काम करेगा आपका। तो यही कह रहे हैं, तो फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा बता दो इधर को, म्यू आर हो गया। और बताइए, और रिएक्शन कहाँ काम करेगा, mg कहाँ काम करेगा। तो कह रहे हैं कि द रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ये हो गया एंड फ्रिक्शनल फोर्स ये हो गया, इनका जो रिजल्टेंट है वो कह रहे हैं कैपिटल F है। तो बताओ F की वैल्यू क्या हो जाएगी, F हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, तो बताइए आर स्क्वायर, आर है क्या, ठीक। तो यहाँ पर mg बाहर निकाल लो तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस, बोलो, यहाँ जी स्क्वायर, यहाँ जी स्क्वायर, जी बाहर, यहाँ m स्क्वायर, यहाँ m स्क्वायर, m बाहर अंडर रूट से, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा म्यू स्क्वायर बचेगा बस। तो ऑप्शन सही कर लेना इसका डी वाला। चलिए 22 देखिए, सी, ये है कन्वेयर बेल्ट ऐसे ये, और कह रहे हैं कि इज मूविंग कांस्टेंट स्पीड ऑफ द 2 मीटर पर सेकेंड, इधर को ये मूव कर रहा है, ठीक है। बॉक्स जेंटली ड्रॉप ऑन इट, एक बॉक्स ऐसे सिर्फ ड्रॉप कर दिया गया। द कोएफिशिएंट ऑफ, क्या दिया जा रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इज म्यू इज इक्वल टू, यहाँ म्यू दिया है आपको, कितना दिया है 0.5 दिया है, ठीक है। द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू द बेल्ट बिफोर कमिंग टू, तो ये भी बताने लायक नहीं है, कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा, डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट समझो, जब इनिशियली इसको रखोगे तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी होगी, बस इतनी बात है इसमें। ऐसे रख दो हो गई, अब फ्रिक्शन काम करेगा तो वेलोसिटी में चेंज आना शुरू हो जाएगा, और चेंज आना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि वेलोसिटी 0 हो जाए डिस्टेंस, तो फॉर्मूला बता दो क्या लगाओगे, b की वैल्यू, u की वैल्यू माइनस 0.5 इंटू बस मेन कॉन्सेप्ट इतना था कि इनिशियली जब जो बेल्ट की वेलोसिटी होगी वही बॉक्स की होगी, बस इतनी सी बात थी। बाकी इस तरह क्वेश्चन कर चुके हो। अब देखिए 2-2, 3-3 लाइन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे आपके ये, बस थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम और कॉन्सेप्ट देख लोगे तो सब कर सकते हो इसमें। कॉन्सेप्ट हमने कल बता ही दिया था आपको, बोलिए। क्या कॉन्सेप्ट था ज़रा देख लो, कि एक हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स, एक हो गया अप्लाइड फोर्स।
जब जब अप्लाइड फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स मतलब म्यू एम जी, जब तक म्यू एम जी की वैल्यू मान लो 6 आ गया और अप्लाइड फोर्स जब तक 6 से कम होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है अप्लाइड के ही बराबर, 6 नहीं होगा। अप्लाइड के 2 लगा रहे हो तो 2 होगा, 3 लगा रहे हो 3 होगा। जब उससे ज़्यादा हो या उसके बराबर हो तभी म्यू एम जी हम लिखते हैं। अभी तक हम लोग म्यू एम जी कर रहे थे, लेकिन जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आया जाएगा वहाँ पर म्यू एम जी तभी होगा जब अप्लाइड फोर्स हमारे म्यू एम जी के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो। कम होगा तो क्या होगा? कम होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड के ही बराबर होगा। अब इसी पे हम लोग आते हैं जरा। अब ये टेस्ट हमने दिया था टेस्ट सीरीज में, बस मॉडिफाई कर दिया था। सारी कहानी इसकी थी, क्वेश्चन आपका ये था। तो ये मत सोचा करो कि वही वाला डाटा चेंज रहता है, सब चेंज रहता है, नहीं तो वही निशान लगा दिया करो, वो लोग करते होंगे। इधर देखिए, मतलब मेन मकसद ये भी रहता है कि जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस है उनको आप तैयार करिए। अब देखिए क्वेश्चन आपका वही एनसीईआरटी बेस पे था क्वेश्चन, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं बस। लेकिन फिर हम कह रहे हैं सारे नहीं आते हैं, ये भी बताइए, ये भी सच्चाई है। मतलब 45 में एवरेज जो आ रहा है उसके इर्द गिर्द 20-25 या मैक्सिमम 30, 10-15 क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा इधर उधर के रहते हैं आपके। चलो इधर देखो, ये जो है rear side of the truck open, box of 40 kg mass, ये हम m लेते हैं। 5 मीटर अवे, हम इधर का ओपन मान लेते हैं, ये 5 मीटर हो गया। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड म्यू दिया है आपको। ऑन स्ट्रेट रोड द ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियली ट्रक हमारा किसमें था, एंड एक्सीलरेट विथ 2 मीटर पर सेकेंड। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक, मतलब कह रहे हैं एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितनी डिस्टेंस जाने के बाद ये ब्लॉक क्या करेगा, गिर जाएगा। ठीक, अब पहले तो आते हैं ब्लॉक पे फ्री बॉडी डायग्राम आते हैं। एम जी बताओ, कोई डाउट नहीं। आर बताओ, कोई डाउट नहीं। एम ए बताओ, बोलो। अबे इधर को जा रहा है ट्रक तो एम ए किधर लगेगा, इसमें भी कोई डाउट। म्यू आर बताओ, अबे उल्टा ये इधर को ले जाना चाहिए, ये रोकेगा ना। फोर्सेज में किसी कोई समस्या नहीं आई, फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर हो गया, कई बार रिपीट हो चुका है ये। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पे आते हैं, ये 5 मीटर डिस्टेंस पे है और ये कह रहे हैं गिर जा रहा है। तो गिर जा रहा है तो कोई ना कोई गिरा रहा होगा। गिराने वाला कौन है, एम ए। रोकने वाला कौन है, इसका मतलब ये कम है या ज़्यादा है। हम नेट फोर्स निकाल लेते हैं। तो नेट फोर्स जब निकालोगे तो क्या हो जाएगा, बोल दो। एम ए माइनस एम की वैल्यू बोलिए 40 kg, ए की वैल्यू, म्यू की वैल्यू, एम की वैल्यू, जी की वैल्यू, ये आया 80 माइनस 60, आंसर कितना आया। तो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, उसको हम ए नॉट नाम दे देते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं आपने तो यहाँ ए लिखा हुआ, फिर ए नॉट क्यों बता रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि फ्रिक्शन ना होता तो ये ए से ही जाता, तो इनिशियली ए रहेगा, लेकिन इसके बाद ए क्या करेगा, बदल जाएगा, क्योंकि ये काम कर रहा है। ये ना काम करता तो ए से जाता ये। तो अब जो नया एक्सीलरेशन ब्लॉक का आएगा वो क्या हो जाएगा, बोल दो। फोर्स अपॉन 20 अपॉन कितना आया
0.5 मीटर पर सेकेंड। यहां तक कोई डाउट? आना होगा, बस तुम्हारे पास यहां तक आएगा। आगे जो मामला आ रहा है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बन रहा है, वो नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन समझ लो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं जितनी देर में ये गिर जाता उतनी देर में ट्रक कहां तक जाएगा। तो हम देखेंगे कितनी देर में गिर जाता है, कितने टाइम में गिर जाता है, गिरने का टाइम क्या है। तो बताओ गिरने के टाइम के लिए क्या क्या हिंट तुम्हें दिया गया है। एक हिंट दिया गया है डिस्टेंस का, दूसरा हिंट हो गया एक्सीलरेशन का, और निकालना क्या है, टाइम। फॉर्मूला बता दो, कौन सा लगाओगे? लगाएंगे S इज इक्वल टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी। एस की जगह क्या रखोगे? U इनिशियली क्या था ये, प्लस हाफ ए की जगह ए नॉट। ए नॉट मतलब 0.5 इंटू टी। हाँ 0.5 होगा ये। अब टी की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? 10/0.5। 10/0.5 का अंडर रूट तो हो जाएगा 100। तो अंडर रूट कितना आया बोलो? आप बताओ। अब ध्यान दो, अब हम ट्रक के लिए आ रहे हैं। अभी तो हम ब्लॉक की बात कर रहे थे, अब ट्रक की बात करेंगे। तो ये बताओ, अब ये ट्रक जो है यहाँ चल रहा था, यहाँ तो रेस्ट में था वो, और करें कितना डिस्टेंस जाएगा। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक। और टाइम कितना मिल गया हमें? T इज इक्वल टू, फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फिर यही लगाएंगे क्या, S इज इक्वल टू U इनिशियली रेस्ट में था तो U की वैल्यू प्लस हाफ A। अब A क्या रखोगे? अब यहां तो कई A आ गए, 2 आ गए, एक ब्लॉक का आया और एक ट्रक का था। तो ट्रक वाला रखोगे, ब्लॉक वाला रखोगे? किसका रखोगे? ट्रक वाला रखोगे। ब्लॉक से मतलब नहीं, बस जा रही है, तुम कूद जाते हो तो ऐसा नहीं बस धीमी हो जाएगी। सराफा तो धीमी कर देता है, बस के तुम्हारे कूदने से बस की वेलोसिटी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बता दो यहाँ पे क्या रखेंगे? ए कितना दिया गया उसका, और ये हो जाएगा 20 स्क्वायर करोगे तो यही आएगा। तो आंसर कितना आ गया बोल दो? ठीक। फिर से एक बार समझ लो, इस ब्लॉक का हमने निकाल लिया क्या, नेट फोर्स। नेट फोर्स में रिस्पांसिबल कौन है? MA और म्यू आर। बड़ा कौन, छोटा कौन? तो नेट फोर्स हो गया MA माइनस म्यू आर। वहां से निकाल लिया एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन निकाल लिया तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन में म्यू नहीं रखा करेंगे। म्यू तब रखते हैं जब बॉडी खुद ऐसे फेंक दो, ऐसे जा रही, पकड़ के नहीं खींच रहे, तब वहां पर हम जो तीनों बनाए थे म्यू वाले तब यूज करेंगे। लेकिन जब फोर्स लगा रहे होते हैं, एडिशनल फोर्स लगा रहे होते हैं, उस सिचुएशन में हमने क्या बताया था? बी फाइंड नेट फोर्स, देन फाइंड एक्सीलरेशन, देन इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या किया? इसका गिरने का टाइम निकाल लिया। ये गिरा रूट 20 सेकेंड में। अब हमें ये करना है कि उतने समय में ट्रक कितना दूर चला जाएगा। तो फिर हमने फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, ट्रक के लिए लगा दिया। बोलो। लेकिन मेडिकल के एग्जाम में तुम्हारे ये नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये आएंगे। और क्या आएगा अभी हम बताने जा रहे हैं, उतार डालो। बस मेन बस ये फोर्सेज के बारे में पूछेंगे। बस इतना समझ में आ गया हो तो तुम्हारा औकात के लिए बहुत। टेस्ट सभी लोग दिया करो, नहीं पूरा टॉपिक आपका तैयार होता है। जितना मान लो 4 चैप्टर हैं, नहीं टाइम मिला, 1 चैप्टर तैयार करके दीजिए, कम से कम वो तो आपको प्रिपेयर्ड हो जाएगा। अब पता चला 4 चैप्टर में एक भी ना दो, कोई मतलब नहीं है उसका। अच्छा, क्वेश्चन जो आता है वो आ चुका है और आने की पॉसिबिलिटी है, उसको देखो, ये नहीं आएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 26। इधर देखिए, क्वेश्चन ये है, एक्सीलरेट तो ये कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ट्रक। ये ब्लॉक रखा हुआ है। अब यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो कह रहे हैं 0.6 है।
फ्री बॉडी डायग्राम बताओ इस पर, mg कहाँ काम करेगा, रिएक्शन, इधर को बताओ, इधर को बताओ। अब बताइए अप्लाइड फोर्स हमारा जो हुआ वो ma हुआ, कितना आंसर आया, स्मॉल f बोलिए क्या हो जाएगा, म्यू, तो म्यू बोलिए 0.6 दिया गया अगला क्वेश्चन में, m हो गया आपका, ये हो गया, कितना आंसर आया। अब बताओ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा एक तो ये आ गया और अप्लाइड 80 हो गया, तो फ्रिक्शनल फोर्स 240 वाला होगा कि 80 होगा, ये हम पूछ रहे हैं, कौन सा होगा, 80 होगा। कॉन्सेप्ट यहाँ काम किया आपका, क्योंकि अप्लाइड फोर्स कम हो रहा है म्यू एम जी से ना, बोलो म्यू एम जी हमारा कितना आया है, 240 आया है, उससे कम हो रहा है, उस केस में अप्लाइड जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा अप्लाइड के ही बराबर होगा। यदि ये वैल्यू हमारी इसके बराबर या इससे ज़्यादा रही होती तब हमारा 240 आंसर आता, लेकिन जब इससे कम आ रही है तो अब हमारा यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल F इज इक्वल टू 80 न्यूटन, बिकॉज क्या हो रहा है, कैपिटल F लेस देन क्या है, म्यू एम जी, इसलिए स्मॉल f किसके बराबर हो जाएगा। अब उतार डालो, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका इंजीनियरिंग भी आ चुका है बहुत पहले, मेडिकल भी आया हुआ है और इसके आने की पॉसिबिलिटी है। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg रेस्ट ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन, चलो ये है एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.7, फ्रिक्शनल फोर्स, अब इधर देखिए mg कहाँ काम करेगा, ये एंगल भी आपका क्या होगा, इधर क्या आएगा mg cos 30, रिएक्शन कहाँ होगा, इधर क्या आएगा और इधर क्या हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बार बार आ रहा है। अब बताओ कैपिटल F हमारा अप्लाइड फोर्स क्या है, बोलिए, m की वैल्यू क्या है, g sin 30 की वैल्यू, क्या आंसर आया। अब बताइए स्मॉल f क्या हो जाएगा, म्यू r, तो म्यू r और r है क्या, r है हमारा mg cos 30, म्यू की वैल्यू 0.7, m की वैल्यू, अब m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 10 इंटू √3/2 से 2 क्या हुआ, तो कितना आंसर आ जाएगा 7 रूट। अब 7√3 का मतलब हो गया 1.732, मल्टीप्लाई करोगे ये 10 से तो ज़्यादा ही आएगा, बोलो। अब हमें ये बता दो स्मॉल f हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या होगा, क्या होगा बोलिए, मतलब ये कम है और ये क्या है, ज़्यादा है, तो क्या आंसर आएगा, 10 आएगा। वही कॉन्सेप्ट तो हुआ, ये जो है ज़्यादा है, अप्लाइड हमारा कम है, जब अप्लाइड कम होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड के ही बराबर होगा। तो यहाँ पर बिकॉज स्मॉल f कैपिटल F लेस देन म्यू एम जी है, देयरफॉर स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल F इज इक्वल टू, अब 10 की जगह 9.8 ले लो तो वही 9.8 आ जाएगा आपका, ठीक। 28 क्वेश्चन है, ब्लॉक मास 15 kg प्लेस्ड ऑन लॉन्ग ट्रॉली, ये है, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ट्रॉली, the trolley accelerate from the rest with 0.5
for 20 seconds and then move with uniform velocity. Discuss the motion of the block as viewed by stationary observer on the ground, observer moving with the trolley. चलो पहले तो ये देखो 29 वाला कि क्या है क्वेश्चन में. इन एबव प्रॉब्लम फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन 0, मतलब 20 और 0 के बीच में इस पर आते हैं हम लोग. चलो बताओ, ये मास m है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बताइए. mg कहाँ काम करेगा? इधर को एक्सिलरेट हो रहा है. r कहाँ होगा? म्यू r कहाँ होगा? ma कहाँ होगा? ठीक. अब आपको जो है फाइंड करना है फोर्स. चलिए बताइए फ्रिक्शनल फोर्स. तो ये F की वैल्यू हमारी जो आई वो म्यू mg, पहले चेक करो. म्यू की वैल्यू 0.18, m की वैल्यू 15, g की वैल्यू. तो बताओ इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.8 को 15 से. तो 20, 12, 12 और 15, 5, 2, 7, 1, 1, 2, यही तो आएगा. बोलो. अब कैपिटल F निकाल लो. M की वैल्यू, अब M की वैल्यू, A की वैल्यू कितना आ जाएगा? बताओ फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? अभी यही होगा यार. तो स्मॉल f की वैल्यू हो जाएगा 7.5 और रीजन नहीं लिख रहे हैं. समझ में आ गया होगा, कई बार बता दिए. बोल दो. इन्होंने ये कहा ना 0-20 के बीच कहा है. तो 0-20 में ही क्या हो रहा है? एक्सिलरेट हो रहा है, उसी समय काम करेगा. चलो और देखो. इन एबव प्रॉब्लम फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टाइम 25 और 30 के बीच. अब बता दो जरा. क्वेश्चन नंबर 30 देखो, कौन बताएगा? इधर देखो क्या कह रहे हैं, फिर से समझो. ये बॉक्स है ये, और ये ट्रॉली जो है अब कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है 20. देखिए एक्सीलरेट हो रही, कहाँ तक एक्सीलरेट? 20 सेकेंड तक. 20 के बाद ये क्या हो रही है? देखिए यहाँ पर, एंड मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. कौन बताएगा? नहीं समझ पा रहे हो. पहले ट्रॉली एक्सीलरेट कर रही था आगे की ओर. उस केस में ब्लॉक पे एक्सीलरेशन कहाँ लग रहा था? पीछे की ओर. फोर्स लग रहा था ma, उसको काउंटर बैलेंस कर रहा था म्यू r. ओके. अब इसके बाद कह रहे हैं अब जो है ट्रॉली कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो क्या ब्लॉक पर कोई फोर्स पीछे की ओर लगेगा? नहीं लगेगा. जब A नहीं है तो पीछे भी A नहीं, वेलोसिटी से नहीं होता है. एक्सी वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन 0 होता है, एक्सीलरेशन पीछे लगेगा नहीं. और जब एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है तो फोर्स नहीं लग रहा है, और जब फोर्स नहीं लग रहा है तो म्यू r भी नहीं लग रहा है. ये तो हमने बताया था. बॉडी कोई रेस्ट में हो तो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? 0 होता है. तो रेस्ट वाली ही कंडीशन है, चाहे रेस्ट हो चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही हो. वेलोसिटी कांस्टेंट होने की वजह से एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0. एक्सीलरेशन 0 होने की वजह से ये फोर्स हमारा क्या हो गया? 0. जब ये फोर्स काम नहीं करेगा तो ये भी काम, ये जो पैदा हो रहा है वो इसकी वजह से पैदा होता है. ये ना हो तो ये नहीं पैदा होगा. बोलो. ऐसे हम पेन रख दे रहे हैं, ऐसे रखा है, कोई फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है. अब पेन को हम पकड़ खींचें, भले खींच ना पाए, रुकी रहे तो फ्रिक्शन काम करेगा. लेकिन ये ऐसे रख दें, कोई फोर्स न लगाएंगे तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? 0 होगा. तो अब बता दो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बोलो. 30 वाले में क्या आएगा? 0 आएगा. कोई डाउट? अभी बोलो यार.
उदाहरण लो, बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको दोनों यहाँ कंपेयर हो गया। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अब ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है जरा इसको देख लो। ये ब्लॉक है, इधर जाना चाहता है, आर इधर काम करेगा, म्यू आर इधर काम करेगा, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल लेमडा हो गया, इसको ऐसे मिला दो, ये म्यू आर है तो ये भी क्या हुआ, तो यहाँ से tan लेमडा की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी म्यू आर अपान आर, तो किसके इक्वल हुआ, तो ये मिल गया म्यू इज इक्वल टू, इसमें म्यू जान ही रहे हो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और लेमडा को क्या कहोगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब आते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिपोज। अब एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है इसके बारे में समझिए। अब यही क्वेश्चन अभी हम लोग किए थे। अब रिजल्टेंट आपको निकालना होता तो क्या होता है, एंगल दोनों के बीच कितना हो रहा है, 90 डिग्री, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस म्यू आर स्क्वायर। चलिए एंगल ऑफ रिपोज पे आ जाते हैं हम लोग। ये थीटा है, ये कोई ब्लॉक है, मास इसका m ले लिया, फ्री बॉडी डायग्राम बताइए, mg कहाँ काम करेगा, ये एंगल क्या हुआ, ये बताओ क्या हुआ, रिएक्शन कहाँ होगा, इधर कहाँ होगा, म्यू आर किधर लगेगा। ठीक, तब एंगल ऑफ रिपोज होता क्या है, एक्चुअली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ही है। जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं, लेकिन सारे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन रिपोज नहीं होते हैं। वो होता है जिस पर बॉडी लिमिटिंग कंडीशन पे हो, कि उससे थोड़ा ज़्यादा कर दोगे एंगल को तो बॉडी क्या करेगी, नीचे आ जाए। जैसे अब तुम इसको बढ़ाओगे, जब इसको बढ़ाओगे तो थीटा इंक्रीज कर जाएगा, और थीटा इंक्रीज करेगा तो ये इसकी वैल्यू क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। जो बढ़ जाएगी तो बॉडी कहाँ आ जाएगी। तो कहने वाला मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कि जिस पर बॉडी हमारी क्या हो, लिमिटिंग कंडीशन पे हो, मतलब उससे थोड़ा ज़्यादा एंगल कर देंगे तो एंगल क्या, बॉडी क्या करेगी। इसका मतलब अभी बॉडी मूव नहीं की है, इसका मतलब फोर्सेज एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे। mg साइन थीटा इज इक्वल टू, और mg कॉस थीटा इज इक्वल टू, दोनों डिवाइड कर दो तो यहाँ से क्या मिल गया, tan थीटा इज इक्वल टू, तो यही थीटा को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ, और म्यू को क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ ऐसे कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन डायरेक्ट, ये थीटा 30 दे दिया, म्यू पूछ लिया तो म्यू इज इक्वल टू tan 31/√3 ऐसे आ जाता है। और दो फॉर्मूले आपके पास आ गए, एक तो आ गया आपके पास क्या, म्यू इज इक्वल टू tan लेमडा इज इक्वल टू क्या हुआ, लेमडा को क्या कहोगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हुआ, और थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज हुआ। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है कि जो आर और म्यू आर जो नॉर्मल इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, ये आर की तरफ जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती, इस पर तो क्वेश्चन आ सकता है, आता है, इस वाले मिल जाएगा, इस पर नहीं मिलेगा। अब हम जो फ्रिक्शन को हमने कहा था दो टॉपिक में डिवाइड करने के लिए, तो एक तो हो गया सब हॉरिजॉन्टल वाला, दूसरा हो गया इंक्लिनेशन, इंक्लाइंड प्लेन का। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन का। तो इंक्लाइंड प्लेन पे आते हैं, जरा देखिए ध्यान से। एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक, इसमें फर्स्ट केस है बॉडी मूव
इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की ओर जा रही हो, तो ये बताओ ऊपर की ओर जा रही है तो फोर्सेस बताइए। mg, ये एंगल थीटा, इधर क्या आएगा, रिएक्शन कहाँ होगा, इधर क्या आएगा, इधर क्या होगा, अपवर्ड जा रही ना, तो अपवर्ड जा रही तो म्यू आर कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, तो म्यू आर आपका कहाँ काम करेगा, डाउनवर्ड्स काम करेगा। अब मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है बताओ, यही दोनों हैं ये वाले। तो बताइए कि F इज इक्वल टू हमारा जो आ जाएगा mg साइन थीटा प्लस म्यू, तो mg साइन थीटा प्लस म्यू, और r है किसके इक्वल, ठीक। अब यहां से आप mg बाहर निकाल लीजिए, क्या बचेगा, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपान यही जब हम चलेंगे वर्क डन में तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेस, यही हम चलेंगे पावर में तो होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्लियर हो गया, केवल बस एक चीज याद करें, उसे सब याद कर लेंगे। अच्छा, अब यही मान लो फार स्मूथ सरफेस हो, तो म्यू की वैल्यू क्या कर दोगे, जो म्यू जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो गया, तो एफ किसके इक्वल आया, mg, एक्सीलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, g, वर्क डन बोलिए, mg इंटू डिस्प्लेस, पावर बोलिए mg इंटू, तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन, मेन चीज हम अभी बता रहे हैं क्या याद करना हो क्या नहीं याद करना है, ठीक। अब दूसरा केस हम लोग लेते हैं। सेकेंड केस है कि बॉडी मूव डाउनवर्ड डायरेक्शन, चलो mg कहाँ काम करेगा, ये एंगल क्या हुआ, mg रिएक्शन, बॉडी नीचे की ओर जा रही, इधर को डाउनवर्ड जा रही है। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बताइए, इधर को मूव कर रही है, ठीक। तो एक तो ये क्या लगेगा mg, जब नीचे जा रही है तो म्यू आर कहाँ लगेगा, बड़ा कौन छोटा कौन, तो बताइए फोर्स हमारा क्या आया, mg माइनस, और मॉडिफाई करिए mg साइन थीटा माइनस r की वैल्यू रख दो, mg बाहर निकाल लिया, क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू, एक्सीलरेशन बोलिए क्या हो जाएगा, फोर्स अपान m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला, अब बताइए वर्क डन निकालना है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेस, पावर निकालना है तो पावर इज इक्वल टू
फोर्स बोलिए क्या हो जाएगा, अब इसमें भी बताइए, फॉर स्मूथ सरफेस म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बताओ एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा इंटू, तो पावर क्या हो जाएगा, इतने चीजें मिलेंगी आपको। अब लेकिन तुम्हें याद क्या करना, उस पर आते हैं हम लोग, ठीक। ये तो वर्क डन पावर वगैरह हम वहाँ पढ़ेंगे, जो याद करना है उसको देखिए। इधर हमने लिखा फॉर स्मूथ सरफेस, इधर लिखा हमने रफ सरफेस। अब स्मूथ सरफेस पे जरा देखो, ये कोई बॉडी है, इधर को जा रही है, तो बोलो बताओ एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा, और इधर को जा रही है तो बोलो जी, ये हम लोग कर चुके हैं, करा चुके हैं। जैसे बॉडी ऊपर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो जी माइनस लेते थे, डाउनवर्ड्स जा रही तो जी प्लस लेते थे, वही स्टोरी यहाँ पर है। ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस जी साइन थीटा, डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या होगा, ठीक। ज़्यादा क्वेश्चंस पर नहीं आते हैं, एक दो क्वेश्चन वहाँ हमने कराया था आपको। अब इस पर आ जाओ, इधर को मूव कर रहा है अपवर्ड, बोलो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू जी साइन थीटा प्लस, और डाउनवर्ड्स बोलिए क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू, फिर से देखिए, ये देखिए इधर हमने क्या बताया बोलिए, जी साइन थीटा प्लस, इस साइड बोलिए क्या हो जाएगा, ये जी माइनस, अब देखो यही इतना याद करना है बस, बाकी नहीं। कभी कभी एक्सप्रेशन पूछ लेते हैं ऐसे ही डाटा देकर, बाकी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब याद करने का तरीका ये है कि जब बॉडी ऊपर जाती है तो ऊपर जाती है तो क्या होता है बताओ, mg साइन थीटा कहाँ लगता है, वो तो हमेशा नीचे लगता है, और म्यू आर भी कहाँ लगेगा, तो जब दोनों नीचे लगेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, दोनों लगेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब बॉडी जो है नीचे की ओर आती है तो क्या हो जाएगा बताओ, mg साइन थीटा नीचे लगता ही लगता है, म्यू आर कहाँ लगता है, इसलिए माइनस हो जाता है। दोनों में डिफरेंस किसका है, प्लस माइनस का तो है, बोलो। इसमें देखिए माइनस हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, तो बस ये माइंड बैठा रखो कि जब ऊपर जाएगी तो दोनों फोर्सेस नीचे लगते हैं, इसलिए वहाँ प्लस होगा, और जब नीचे आएगी तो एक फोर्स नीचे लगता है और एक फोर्स, इसलिए माइनस रहता है। तो अब जो है ए याद है, ए मालूम है, तो फोर्स F इज इक्वल टू एम ई, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, सब निकल आया। तो आपको केवल ये याद करना है बस, और नहीं याद करना है, ठीक। कभी कभी ऐसे ही एक्सप्रेशन पूछ लेते हैं, क्या होगा, जी दे दिया, थीटा दे दिया, म्यू दे दिया, बस इतना ही, ज़्यादा नहीं आता है। केवल इधर दो क्वेश्चन आपके मिलते हैं, ज़्यादा नहीं मिलते हैं, ठीक।
अभी उन दोनों के बारे में बताएंगे हम। अब दूसरी चीज़ देखिए, तो याद कर लोगे ना, ए इज इक्वल टू क्या आया, जी साइन थीटा प्लस म्यू कास थीटा, और दूसरा क्या आया, ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कास थीटा। ठीक, ये दो केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कोई बॉडी है, रफ सरफेस पे ऐसे रखी है ये, और इस साइड हम फोर्स F लगा रहे हैं, पुल कर रहे हैं इसको। मास इसका m है, तो mg कहाँ काम करेगा, रिएक्शन कहाँ काम करेगा, और ये एंगल यहाँ हम लेते हैं थीटा। तो बताओ, इसको रिजॉल्व करोगे तो इधर क्या आएगा, F cos, और इधर क्या आएगा, म्यू आर किधर आएगा। अबे बोलो यार, एकदम जैसे मुरझाने लगते हुए, एकदम बॉडी में दोनों कुछ है ही नहीं है। 1 घंटा जहाँ बीता जैसे चेहरे बिल्कुल बकरी की तरह होने लगते हैं। अरे थोड़ा सा एनर्जी रखो। अब देख के उलझन होने लगती है। तो क्लास एनर्जेटिक होता है, पढ़ाने में मज़ा आता है, और क्लास में चेहरे एकदम बिल्कुल मुरझाए हुए हैं एकदम से, तो मन नहीं लगता है। तो थोड़ा सा एनर्जेटिक रहा करो ना। अब जैसे अब लग रहा है कि हम ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं। देखिए, इसी शरीर के अंदर सब कुछ है। मन से सब चीज़ सोच लीजिए, बस मन से खुश हो लीजिए, मन से हंस लीजिए, मन से रो लीजिए। जब आपको हमेशा जैसे बहुत टेंशन में हो, सबसे अच्छा जो चीज़ लगे उसके बारे में इमेजिन कर लीजिए। ये लगे कि हमको मीठा खाने में बड़ा मन कर रहा, तो इमेजिन करिए खा रहे हैं। भाई फिजिकली नहीं तो मेंटली तो खा रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। तो हमेशा अपने को पॉजिटिव उसमें रखा करो, नेगेटिव नहीं। चलो देखो इधर ध्यान से, इधर देखिए। अब ये जो है F cos थीटा इधर हो गया F sin थीटा। बॉडी किधर जाना चाहेगी, आगे की ओर, तो म्यू आर किधर लगेगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन ये दिया जाता कि एक्सीलरेट कर जाए तो क्या करते, F cos थीटा माइनस म्यू आर इज इक्वल टू एम ए, एक्सेस निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे आता है कि कितना फोर्स लगाएं कि बॉडी जो है आगे की ओर मूव कर जाए, तो मिनिमम मैक्सिमम फोर्स। तो बताओ, फॉर मोशन ऑफ बॉडी, फॉर मोशन ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा बोलिए। ये F cos थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू। अब जरा ये इसके बारे में आ जाओ। ऊपर की ओर कितने लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं। कौन कौन से, R प्लस, और नीचे की ओर क्या लग रहा है। तो ये बताइए R की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, यहां रख दीजिए। तो F cos थीटा, ठीक, ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू इन ब्रैकेट mg तो ये बताओ यहाँ से F क्या हो जाएगा। ये सॉरी, ये इसको भी इधर ले आओ। ये
ओके, ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हुआ, एफ बाहर निकाल लीजिए, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम फोर्स। ठीक, अब देखिए दूसरा, अभी हम बताते हैं तो बताएं तो है मतलब चीज क्या है। अब पहले पुलिंग फोर्स था, पुशिंग फोर्स, पुश कर रहे हैं बॉडी को। ठीक, ये एम है, चलो फ्री बॉडी डायग्राम बताओ, एम जी, और ये एंगल यहाँ से थीटा लिया है, थीटा है, इसको रिजॉल्व करो तो ये नीचे ये इधर आएगा, बोलिए क्या आएगा, ये क्या आएगा, म्यू आर किधर लगेगा, बोलो, अबे इधर को जाना चाहेगी तो म्यू आर कहाँ लगेगा, रिएक्शन कहाँ लगेगा। तुम लोग बस इतने जरूरत है, आगे की नहीं जरूरत है, आगे हम एक चीज बताना चाहें इसलिए बता रहे हैं, बाकी बस इतने सफिशिएंट है आपको। ठीक, इसको रिजॉल्व करना सीख लेना बस, इस पर भी एक क्वेश्चन हमने रखा था। चलो, फॉर मोशन ऑफ बॉडी, बोलिए क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, ये ग्रेटर आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, तभी तो मूव कर पाएगी। अब बताओ अपवर्ड क्या लग रहा है, आर, और डाउनवर्ड्स क्या लग रहा है, तो आर माइनस, समझ में माइनस क्यों किया, इज इक्वल टू, तो आर की वैल्यू बोलो, इसको यहां रख दो, एफ कॉस थीटा ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू, म्यू इसको इधर ले आइए, अब एक चीज़ ये बता दो कि इस वाले फार्मूले में और कहाँ निकाले थे, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ प्लस है वहाँ क्या है, यहाँ माइनस है। तो बताओ कि सेकेंड वाला फोर्स ज़्यादा है, फर्स्ट वाला ज़्यादा है, ये कम है तो ये क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, बोलो, और ये ज़्यादा है तो ये क्या हुआ। तो क्या कॉन्सेप्ट आया, किसी बॉडी को खींचना आसान है, ढकेलना, खींचना आसान है, किसी बॉडी को खींचना ज़्यादा आसान है, ढकेलना कठिन है। ये क्वेश्चन पीछे आ चुका था, हमने कहा था आगे आपको बताएंगे। ये डेरिवेशन जो हमने करा सिर्फ इस बात के लिए कराया, बाकी तुम्हें केवल सिर्फ इस पॉइंट पर ध्यान देना, यही बस, ये और ये जो हमने बनाए हैं बस, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन निकल आया करेगा। ओके, मान लो पूछते हैं, बहुत रेयर पूछते हैं, आई में तो एक दो बार आया है, तो मेडिकल में थोड़ा उम्मीद कम है, लेकिन आएगा तो कोई मुश्किल, रिजॉल्व करना सीख लो, ये जो दो स्टेप बताएं बस, बाकी इधर से कोई लेना देना नहीं है। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी, सॉल्व हो जाएंगी आपकी। क्लियर हो गया सबको, बोलो, तो बस केवल रिजॉल्व करना आप ध्यान दीजिए। अब आगे हम लोग आ जाते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर, बाकी ये सब हम लोग इसमें अब नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा इसमें उलझना नहीं।
नहीं तो उसे उलझते रहोगे। ये दो तीन क्वेश्चन इस पर इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक। 39 क्वेश्चन है, गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स n टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन अ 45 डिग्री रफ इंक्लाइन एज इट टेक टू स्लाइड डाउन परफेक्टली स्मूथ 45 इंक्लाइन। मतलब एक रफ सरफेस है और एक क्या है, स्मूथ सरफेस है। तो रफ सरफेस पे n टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक। तो चलिए देखिए ध्यान से, ये आपका जो है स्मूथ सरफेस है और ये रफ सरफेस है। एंगल दोनों के हमने थीटा ले लिए, ठीक। यहां से लेकर यहां तक आने का टाइम हमने t1 ले लिया। ये रेस्ट से गिर रहे हैं दोनों केसेस में, और ये टाइम हमने t2 ले लिया, ठीक। डिस्टेंस दोनों की हमने x ले लिया, सेम है, एक ही है, बस एक बार उसको रफ कर दिया गया, एक बार स्मूथ कर दिया गया, इतने डिफरेंस है बस। अब हमें ये बताओ इक्वेशन कौन से अप्लाई करोगे। तीन इक्वेशन है, ऐसा चाहिए जिसमें टाइम हो, जिसमें डिस्टेंस हो। कौन सा है, सेकेंड। तो सेकेंड अप्लाई करो। S इज इक्वल टू ठीक। अब इस पर आ जाओ, यहां भी यही करेंगे। यहां x लिया तो x कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a2 t2 स्क्वायर। बोलो, a1 a2 इसलिए कर लिया, एक स्मूथ है और एक क्या है, रफ है। एक में g साइन थीटा काम करेगा, एक में फ्रिक्शन वाला काम करेगा, और दोनों x एक ही हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ और ये क्वेश्चन नंबर, दोनों इक्वेट कर दो। तो a1 अपान a2 इकट्ठा कर लो, a1 की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगा, g, और a2 की वैल्यू बोलिए क्या बताया था, नीचे आ रहा है, क्या बताया था, g अब इधर देखो t2 t1 भी हटाते हैं। ये टाइम मान लो t लगता है, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, nt लगेगा, मतलब t2 इज इक्वल टू nt1 कर ले रहे हैं। तो n होल g से g क्या हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। हमें म्यू निकालना है, तो इसको लेफ्ट साइड ले आइए। तो यहां से म्यू की वैल्यू बोलिए, ये इधर नहीं चला आएगा, टेन थीटा हो जाएगा, और n स्क्वायर माइनस 1 अपान फिर हम ये कहेंगे, इसको फार्मूले की तरह रट डालना, करने की जरूरत न करना।
एग्ज़ाम में करोगे 90% चांस है गलत कर जाओगे। ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ध्यान दे रहिएगा कि बॉडी गिराया जा रहा है, एक बार स्मूथ सरफेस पर, एक बार प्लेन सरफेस, वो रफ सरफेस पर। अब एन का मतलब कि यहाँ क्या है ये समझ लो। जैसे रफ सरफेस पे 2 गुना टाइम लिया, 3 गुना टाइम लिया, 4 गुना, उन्होंने कहा 2 टाइम्स, तो 2 मतलब एन बराबर क्या हो गया 2। 3 टाइम्स एन बराबर क्या हो गया 3। 4 टाइम्स एन बराबर क्या हो गया 4। और थीटा कुछ भी, अब जो थीटा दिया जाए थीटा रख दिया करो। ओके, तो ये कंप्लीट फॉर्मूला आपका है, इसको याद कर लीजिएगा। म्यू इज इक्वल टू tan थीटा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब उतार डालिए। अब इसमें tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, बाकी रख ले, हो जाएगा ना। ये उसी जो फार्मूला है उसी में n तो n रहने दो और थीटा की जगह 45 कर लो बस। चलिए इसको देखिए 39। अब देखिए अब की आया हुआ है ये। इधर देखो, क्वेश्चन है 2 kg ब्लॉक प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड रफ सरफेस AC ऑफ कोशेंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है यहाँ पर। द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक। अब नेट फोर्स इधर देखिए, mg कहाँ काम करेगा, ये 30 हुआ, ये R हुआ, ठीक। इधर क्या हो जाएगा, और इन दोनों से अभी निकाले हुए हो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, इक्विलिब्रियम कंडीशन के ही निकाले थे। अब देखिए थीटा आपको दिया गया 30, तो यहाँ जब रखोगे tan 30, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, यही म्यू, और यही म्यू भी दिया गया है। इसका मतलब बॉडी किस में, इक्विलिब्रियम है, तो नेट फोर्स क्या हुआ 0 हुआ। भाई जो म्यू हमारा 1/√3 है, तो वही ये भी tan थीटा भी वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब चेक करके देख लेना, जो अपवर्ड फोर्स है वही फोर्स आपका क्या है डाउनवर्ड, चेक करके देखना बराबर आएंगे। चाहे ऐसे भी कर सकते हो, म्यू आर निकाल लो, mg sin 30 निकाल लो, दोनों फोर्सेस बराबर है, बॉडी किस में हो गई इक्वली। 39b देखो, ना समझ में आओ सीधे निकाल लेना यार, ये म्यू आर निकाल लेना, ये निकाल लेना, दोनों बराबर आएगा, नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इधर देखिए, अब देखिए एकदम बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। ब्लॉक मास m स्लाइड डाउन प्लेन इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री बना लेना इसको, 30 डिग्री। ये एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कोशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या करोगे बताओ, क्या करोगे। ए दिया गया है, ए दिया गया है, तो एक फॉर्मूला लगाओ। अब बॉडी कहाँ जा रही है बताओ, स्लाइड डाउन, नीचे की ओर जा रही है, नीचे जा रही तो एक नीचे लगेगा एक, तो बताइए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी माइनस, अब रख दीजिए यहां पर, सॉरी sin 30 यहां, बोलो
चलिए देखिए, बॉडी मास द लॉन्च ऑफ द रफ इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग 30 विद हॉरिजॉन्टल ऑब्टेन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द प्लेन इफ द टाइम असेंट इज हाफ ऑफ द टाइम। ये नहीं आएगा, इसको रहने देना। ये जैसे वो वाला कराए हैं उसी तरह के भी है, ठीक। तो हम इस वाले करा दे रहे हैं, ये मेडिकल में नहीं आएगा। अपर हाफ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन इंक्लिनेशन थीटा परफेक्टली स्मूथ। इसको देखो, ये हाफ जो है ऊपर का स्मूथ है और नीचे रफ है। ये आधा एक्स हमने मान लिया, 2x। ब्लॉक स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, top of the plane will gain come to rest at the bottom. The coefficient of friction between the block and the lower half of the plane, हमें इसका म्यू निकालना है। तो देखिए ध्यान से, ये पॉइंट ए ले लेते हैं, इसको हम बी ले लेते हैं, इसको सी ले लेते हैं। तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही इसकी क्या बन जाएगी, इनिशियल बन जाएगी। तो पहले हम ए से बी की बात करते हैं, लगा देंगे बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2a। तो बी स्क्वायर यू की वैल्यू 0 प्लस 2a। अब ए की जगह यहाँ क्या काम करेगा, जी साइन, स्मूथ सरफेस है, क्या काम करेगा, जी साइन थीटा। बोलिए, अब यही इसके लिए u बन जाएगा। अब बी टू सी देखो और फिर से लगा दो बी स्क्वायर इक्वल टू। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कहीं टाइम का कोई जिक्र नहीं है, डिस्टेंस का वेलोसिटी जिक्र है बस। और b की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 0। u की जगह 2g साइन x प्लस, अब बताइए, अब यहाँ रफ सरफेस हो गया, रफ सरफेस हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा। नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है एक नीचे और एक नहीं, दो, हाँ नहीं, नीचे आ रहा है एक नीचे, तो माइनस म्यू इंटू एक्स। अभी ये साइन थीटा, रुक जाइए, 2g साइन थीटा इंटू एक्स है, यहाँ पर थीटा भी है और एक्स भी है। ये थीटा है और ये एक्स है और ये प्लस है, ठीक। अब ये एक एक्स से एक एक्स क्या हो गया, इधर देखो, इसको इधर ले आ रहे हैं, ठीक, इधर लाओगे, ये देखो, इधर देखो, ये x यहाँ भी है, ये x यहाँ भी है, तो ये x और ये x है, क्योंकि इधर जीरो ना होता इतना कैंसिल होता, और ये 2g और ये 2g कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा आपका, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, ये मिलके क्या हुआ, माइनस, इसको इधर ले आइए, म्यू, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगा, ओके, 0 हुआ करो, दो उधर तो काट दिया करो, कैंसिल कर दिया करो।